चलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग आ जाते हैं, किधर आएंगे यार। चलिए, बस जो पढ़ा रहा है उसको घर पे रीड करना है, कंसेप्चुअली समझना है। जिस तरीके से पढ़ रहे हो उसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी डिफरेंट नहीं आने वाला, कुछ भी अलग नहीं आने वाला, कुछ भी बाहर का नहीं आएगा। जो पढ़ रहे हैं उसी में से आएगा, बीच में से आएगा। ठीक है, कंसेप्चुअली समझने का मैं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी अपन क्या पढ़ने वाले मालूम क्या? बहुत सबसे आसान चीज़, किसी भी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और उसकी लिमिटेशंस। क्या बोला मैंने? ऑब्जेक्टिव्स और उसकी लिमिटेशंस। बहुत ही आसान है यार, कि भाई सिंपल है। एक अजम्पशन है लोगों के दिमाग में, स्टैंडर्ड अजम्पशन है कि कोई भी बिजनेस एक्टिविटी किसी भी प्रकार की, सोल ट्रेडिंग, एच पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी, उनका जो सोल और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है अर्निंग प्रॉफिट्स। ऐसा लोगों का मानना है। उसके बिना वो सरवाइव नहीं कर सकते, उसके बिना वो अपने बिजनेस को एक्सपांड नहीं कर सकते, ऐसा लोगों को लगता है। आपको एक स्टोरी बताऊं? दो बड़ी कंपनियां आपके देश की, अपने देश की, फ्लिपकार्ट, इसमें अमेजोन भी आ जाएगी जो बाहर की कंपनी है, ओला उबर आ गई, ओयो रूम्स। आपको पता है ये सब कंपनियां 5 से 6 से 7 साल लॉसेस में चली। क्यों? आप तो बोलते हो प्रॉफिट के बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते, प्रॉफिट आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ब्रांड, कंज्यूमर गुडविल, कंज्यूमर लॉयल्टी, बियरिंग द लॉसेस। इतना आपके पास में बैकअप है कि आप लॉसेस बियर करके बाद में तब वापसी करता है कोई बिजनेसमैन, तब गुडविल बनती है। आज देखो, जोमेटो स्विगी लॉसेस में शुरू में 4 से 5 साल गुडविल बनाया, ब्रांड बनाया, और अब यानी अपनी जेब से पैसा भर रहा था, जो लॉस का पैसा था वो अपनी जेब से भर रहे होंगे, वो ये किसी से लिया होगा उन्होंने, तो रिस्क तो लेना पड़ता है। बट रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट पे बेस नहीं होते हैं। आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसको आप फुलफिल करना चाहते हैं एज एन एंटरप्राइज, एज ए प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज, एज एन एंटरप्राइज विच इज वर्किंग इन द सोसाइटी। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल, कि जब बिजनेस चालू होता है तो नेचुरल जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो तो डेफिनेटली, अगर अलाइव करना है आपको साथ, तो हमेशा आप कोशिश करते हैं कि इतना तो बनाए कि जिसमें आपका कॉस्ट रिकवर हो। जो नेचुरल ऑब्जेक्टिव है वो तो यही है आपका, कि जो भी फॉर्म या बिजनेस है, अगर उसका कॉस्ट इक्वल्स टू प्राइस, अगर इतना भी जा रहा है तो चलेगा, बोलेगा भी मेरा खर्चा तो रिकवर हो रहा है। स्पेशली वेरिएबल कॉस्ट, मतलब रोज के जो खर्चे होते हैं रोजमर्रा के, लेबर के, कैश के, रॉ मटेरियल के, इलेक्ट्रिसिटी के, ट्रांसपोर्टेशन के, ये फिक्स कॉस्ट तो रिकवर होना नहीं है। क्वेश्चन पूछ सकता है आप, कौन सा कॉस्ट रिकवर अगर होते रहा तो बिजनेस चलते रहेगा, तो आपका आंसर रहेगा वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू प्राइस। अगर आपको बिजनेस में अलाइव रहना है तो आपका कॉस्ट रिकवर होते रहना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, वेरिएबल कॉस्ट स्पेशली। क्योंकि अगर आप कॉस्ट भी रिकवर नहीं करेंगे तो आप इनको कहाँ से पैसे पे करेंगे, ये जो है। फिर आपका दिवालिया निकल जाएगा, लिक्विडेशन, बैंकरप्सी। तो सर्वाइवल के लिए एटलीस्ट कॉस्ट, आपको क्वेश्चन आएगा कि बिजनेस को सर्वाइवल के लिए क्या रिकवर करना जरूरी है, तो आपका आंसर क्या होगा? कॉस्ट। और अगर उसने स्पेसिफिकली पूछा कौन सा कॉस्ट, तो आपका आंसर क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट। रोजमर्रा का खर्चा है वो, अगर वो मुद्दल भी निकल गई, फिक्स बाद में भी निकलेगा तो चलेगा। ग्रोथ एज एन ऑब्जेक्टिव हैज अज्यूम इंपॉर्टेंस विद द राइज ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर्स। आज की तारीख में कोई भी बिजनेस प्रोफेशनली चलता है यार। आप वड़ा पाव का बिजनेस भी देखो, मुंबई में प्रोफेशनली करते हैं। मैं कई जगहों पर गया हूँ, लोग पोहा बेच रहे हैं, समोसा बेच रहे हैं, प्रोफेशनली रेस्टोरेंट चल रहे हैं भैया, कूपन है, ये है वो। हल्दीराम को देखो आप कितना प्रोफेशनल काम करता है। उनका मानना है, किसका? आर एल मैरिसिस का theory of firm assume that the goal that manager of a corporate firm set for themselves is to maximize the firm balance growth rate. उनका कहना है कि कोई भी फर्म का जो गोल है, जो उसके मैनेजर सेट करते हैं, वो क्या है कि फर्म को बैलेंस ग्रोथ रेट में आगे बढ़ाए। इट मींस मैनेजरियल डिसीजंस और फाइनेंशियल लिमिटेशंस जो उनके पास, मतलब कांस्टेंट का मतलब होता है कमियां। तो हर फर्म की मैनेजरियल कमियां भी होती हैं और फाइनेंशियल कमियां भी होती हैं, तो कैसे उसको आप कोप अप करके आगे बढ़ते हो, दैट इज द मेन मोटिव आपका। जरूरी नहीं आपके पास पूरे स्किलफुल एम्प्लॉय हो, जरूरी नहीं आपका मैनेजमेंट पूरा सक्षम हो फर्म को चलाने के लिए, है ना। यानी अगर आपको बैलेंस ग्रोथ रेट चाहिए
कि भाई कॉस्ट के साथ साथ में प्रॉफिट भी आते रहे, पर जितना खर्चा उतना तो निकल जाए, उसी को बैलेंस कहेंगे ना, उतना तो निकल जाए कम से कम। तो आपको मैनेजरियल और फाइनेंशियल लिमिटेशंस पे फोकस करना होगा, ओवर यूज नहीं करना होगा, अंडर यूज भी नहीं करना होगा, क्योंकि वैसे ही कम होता है आपके पास, है ना, इसको जाया नहीं करना है ना। पूछ सकता है RL मैरिज ने क्या कहा। इन कॉर्पोरेट फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल डिवीजन ऑफ ओनरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोल ट्रेडर में नहीं होता ये सब, नहीं होता। HUF नहीं, जॉइंट स्टॉक कंपनी में होता है बिल्कुल सर, कि ओनरशिप किसके पास में, शेयर होल्डर्स, और मैनेजमेंट किसके पास में, द एक्सपर्ट्स, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द प्रमोटर्स। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो वो गोल सेटअप करते हैं, विच मे नॉट बी रिलेटेड टू द यूटिलिटी फंक्शंस ऑफ ओनर शेयर होल्डर। जरूरी नहीं है कि वो शेयर होल्डर के हिसाब से हो, शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए जरूर कर रहे हो, बट शेयर होल्डर के हिसाब से नहीं चल रहे, वो अपने फर्म के हिसाब से चल रहे हैं। शेयर होल्डर ने कुछ कह दिया और वो BOT मान लेगा, ऐसा नहीं है। सोल ट्रेडर में ऐसा हो जाता है कि जो बोल दिया हो जाएगा, HUF में हो जाएगा जो कर्ता ने बोल दिया, यहाँ ऐसा नहीं है ना, कि जो बेनिफिट फर्म को मिले वो डिसीजन लेता है मैनेजमेंट, और ऑटोमेटिकली अगर फर्म को मिलेगा तो शेयर होल्डर को मिलेगा मिलेगा। किसी भी फर्म की सक्सेस और एबिलिटी लिखा ना, मैनेजर एबिलिटी एंड सक्सेस ऑफ द मैनेजर इज जज्ड बाय, फॉर एग्जांपल के तौर पर आप बहुत बड़े एक विशाल सिक्का करके एक बहुत बड़ा इन्फोसिस का मैंने आपको पढ़ाया था, CEO में था, है ना, मैनेजमेंट में था, सबसे बड़ा, बहुत बड़े प्रोफेशनल से ही लोग, कि किसी भी कंपनी में जाते थे इनको टारगेट मिलता है 2 साल 3 साल 4 साल में आप कंपनी को कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। IIT पढ़े हुए, IIM पढ़े हुए लोग, प्रोफेशनल्स। मुझे बताइए कौन कितना बड़ा एक्सपर्ट है, किस पे डिपेंड करेगा, उनकी एक्सपर्टीज पे डिपेंड करेगा कि जहां वो काम कर रहे हैं उसके प्रॉफिट्स पे सर, उसकी सक्सेस पे, उनके परफॉर्मेंस को हम जज करेंगे कि उन्होंने फर्म को कितना ग्रोथ किया, एक्सपांड किया, है ना, और उसमें उनको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। आपका नाम कितना बड़ा वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं भाई, मगर अगर आपके नाम से जिस फॉर्म से आप जुड़े उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा, है ना, उसको अगर कोई बेनिफिट मिल रहा तो ये नाम कोई काम का नहीं। ओनर्स, शेयर होल्डर्स, उनका मेन फोकस क्या पे रहता है कि भाई हमारे को प्रॉफिट मिले, हमारे को कैपिटल मिले, हमारा मार्केट शेयर बढ़े, है ना, यही ओनर का मेन मैक्सिमाइजेशन मोटिव रहता है ना। पब्लिक रेपुटेशन बढ़े, होता है कि नहीं होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे शेयर्स खरीदे जिससे वैल्यू बढ़े। क्वेश्चन आ सकता है ना कि भैया ओनर के क्या क्या यूटिलिटी फंक्शंस है, वो चाहते हैं कि प्रॉफिट बढ़े, कैपिटल ज्यादा है, मार्केट वैल्यू बढ़े, है ना, उससे शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। और मैनेजर्स क्या चाहते हैं, है ना, एंटरप्रेन्योर मैनेजर में ये तो फर्क है ना। मैनेजर्स क्या चाहते हैं कि भाई हमारी सैलरी बढ़े, हमारा पावर बढ़े, हमारी डिसीजन मेकिंग बढ़े, हमारा स्टेटस बढ़े, कंपनी में जॉब सिक्योरिटी बढ़े, कि हमें कभी भी निकाल दिया ना जाए, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली इसमें एक प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि अगर मैनेजर अपने लिए करेगा तो फिर उसको नुकसान ओनर को दे सकता है, और अगर उसे ओनर के लिए सोचेगा तो अपने आप को नुकसान हो सकता है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। तो मैरिस ने क्या कहा मालूम क्या, मोस्ट ऑफ द वेरिएबल इनकॉर्पोरेट इन बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिवली रिलेटेड टू साइज ऑफ फर्म। ये जो हम लोग ने ऊपर पढ़े ना दोनों, ये फर्म के साइज पर डिपेंड। फर्म बढ़ेगा तो अपने आप सैलरी बढ़ेगी, रेपुटेशन बढ़ेगी, डिविडेंड बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो क्या लिखा उसमें, आपका फोकस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे मत रखो, आप वो अपने आप हो जाएगा। आप फोकस क्या पे रखो, रेदर दे एम एट कि जितना भी आपके पास रिसोर्सेज है उसका बैलेंस रेट ऑफ ग्रोथ करो। जितना भी आपके पास में रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मैनेजमेंट रिसोर्स, उसको बैलेंस तरीके से यूज करो, ना ना ओवर यूज करो, अंडर यूज करो। क्लियर क्लियर है? और ये क्या पर डिपेंड है आपका, इंक्रीज द डिमांड फॉर द कमोडिटीज जो आप बेच रहे हैं। सिंपल है। फर्म ग्रोथ करेगी, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी को बढ़ाना, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है, दिक्कत ही नहीं सर, उसके बिना तो काम चलता ही नहीं है। पिछले 200-300 साल से हम एक ही चीज सुन रहे हैं, जितने भी नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, मतलब पुरानों में नए, उनका भी कहना ही है प्रॉफिट के बिना तो काम चलेगा ही नहीं। प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज प्रॉफिट, उसके बिना सर्वाइवल मुश्किल है ना। तुमको CSR भी करना है, अगर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके लिए भी तुमको क्या लगेगा, प्रॉफिट लगेगा। इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या बोलती है, जितना लगा रहे उतना तो निकल जाए, वहाँ नॉर्मल प्रॉफिट तो आ जाए अपने को। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ही क्या होता है, जितना प्राइस लगाए उतना अपने कॉस्ट, नॉर्मल प्रॉफिट इसी को बोलते हैं। एक बात ध्यान रखना, एक थ्योरी बताता हूँ मैं, जब आपका प्रॉफिट कम हो रहा है तभी आप उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मिनिमाइज हो रहा है ना। और अगर आपका प्रॉफिट ऑलरेडी बढ़ रहा है, इसका मतलब सेल्स बढ़ रही है, तो आप चाहेंगे कि अल्टीमेटली जितनी सेल्स बढ़ेगी उतना प्रॉफिट होगा। तो जब फर्म ऑलरेडी एक्सपांड हो रही है तो फिर उसका आंसर क्या होगा मालूम क्या, फर्म ट्राई टू एक्सपांड मोर आउटपुट। समझ में आया ना, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपको,
कि प्रॉफिट कम हो रहा है तो क्या करेगी फर्म, ट्राई टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट बिकॉज दिस इज मिनिमाइजिंग। बट अगर फर्म को आउटपुट बढ़ रहा है तो फिर वो तब क्या करेंगे, फर्म एक्सपांड आउटपुट, और आउटपुट जितना आउटपुट बनेगा उतना सेल्स होगा, सेल्स होगा तो प्रॉफिट आएगा। ठीक है, द इन्वेस्टर एक्सपेक्ट दैट देयर कंपनी विल अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट, सही बात है यार, तो उनको बदले में क्या मिलेंगे, इनफ डिविडेंड, है ना, उससे उनकी स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ेगी, और डेफिनेटली स्टॉक्स की वैल्यू जब बढ़ेगी तो फिर वो 100 रुपए के शेयर को 1000 रुपए में बेचेंगे, बेनिफिट तो नहीं कोई। सिर्फ इन्वेस्टर्स ही वेट नहीं करते कंपनी के प्रॉफिट का, और कौन वेट करता है, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज। भैया जो प्रॉफिट वाली एंटरप्राइज होगी वही पैसा लगाएंगे ना, कोई लॉसेस में क्यों लगाएगा, गधा दौड़ना है ना। अपन डरते हिचकिचाते, रिलेक्टेंट टू लेंड मनी टू एंटरप्राइज विच इज नॉट मेकिंग प्रॉफिट। तुम्हारे कितने अच्छे रिलेशन हो, अगर प्रॉफिट नहीं कमा रही तो तुम पैसे देने से डरोगे। सो एनी इंक्रीज इन सैलरी वेजेस एंड आर प्री रिक्वायरमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज कैन मेक ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। तुम अगर ये चीजें उम्मीद कर रहे हो तो तुम उसी फॉर्म में जाओगे जो क्या अर्न कर रहा है, प्रॉफिट। So definition of profit in economics is different from the accounting definition of profit. Accounting सेंस में क्या बोलता है कि जितना आपका रेवेन्यू है आपने उसमें से टोटल कॉस्ट को माइनस कर दिया तो जो आपको बचा वो हो गया आपका प्रॉफिट। तो छोटा सा एग्जांपल के तौर पर देखिए, 1 करोड़ का आपका रेवेन्यू है ना, 80 लाख रुपए का आपका कॉस्ट है, आपके 20 लाख रुपए के हो गए आपके प्रॉफिट। ये नॉर्मल डेफिनेशन है अकाउंटिंग, ये अकाउंट्स की डेफिनेशन है। इकोनॉमिक्स में कुछ और है, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट, बट टोटल कॉस्ट में दो चीजें इंक्लूड होंगी, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, ध्यान देना। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट। तो टोटल कॉस्ट को उन्होंने दो भाग में डिवाइड किया, एक एक्सटर्नल कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट, जो पैसा आप उन लोगों को दे रहे हैं जिनको आपने बाहर से हायर किया, और एक इम्प्लिसिट, वो रिसोर्सेज, वो एफर्ट्स, वो फैक्टर्स जो एंटरप्रेन्योर ने खुद लगाया है। ये एंटरप्रेन्योर के खुद हैं, एंटरप्रेन्योर के एफर्ट्स, एंटरप्रेन्योर की गाड़ी, एंटरप्रेन्योर का बंगला, हो सकता है ना बिजनेस के लिए यूज हो रहा, एंटरप्रेन्योर का कंप्यूटर, लैपटॉप। तो जो खर्चे, जो फैक्टर्स वो खुद लगाता है वो इंटरनल होते हैं, तो वो बाहर वालों को दिखाता नहीं है। कहाँ दिखाता है, अपनी बैलेंस शीट में वो खर्चे हो, वो तो ये दिखाता है ना कि मैंने लेबर को इतने दिया, मैंने वेजेस दिया, मैंने सैलरी दिया, मैंने इंश्योरेंस का पैसा पे किया। जो पैसा आप बाहर पे करते हैं, है ना, लैंड पे, लेबर पे, कैपिटल पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, वो तो एक्सप्लिसिट, जिसको आप शो करते हो अकाउंट्स में, अकाउंटिंग में। और ये खर्चा भी इंक्लूड होता है आपके प्राइस में, क्योंकि उसके जो रिसोर्सेज लगे, उसके जो एफर्ट्स लगे, लगे कि नहीं लगे बिजनेसमैन के, नॉट शोड, आप इसको अकाउंट्स में शो नहीं करते, ये आपको ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट, दैट इज इंटरनल, मगर दोनों कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं, है ना। तो हमारा मेन फोकस क्या होता है कि पहले एक्सप्लिसिट रिकवर, बाहर वाले को पे कर दो, वेजेस सैलरी दे दो, उसके बाद जो बचेगा तो फिर वो इम्प्लिसिट में आएगा, है ना। अकाउंटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो बाहर वाले को पे करना था उसको माइनस करके जो बचा वो हमारा प्रॉफिट होता है ना। मगर इकोनॉमिक्स कॉस्ट क्या है, जैसे लॉजिकली देखें तो यहाँ पर देखें तो भाई हो गया, प्रॉफिट आ गया, नहीं नहीं नहीं, पहले बाहर वाले का माइनस किए, कॉस्ट को अपन यहाँ अकाउंटिंग में सिर्फ बाहर वाले का ले रहे हैं। मगर अगर इकोनॉमिक सेंस में देखें तो इसके अपने खुद के भी तो रिसोर्सेज लगे, खुद का पैसा, खुद के एफर्ट, फिर वो माइनस करेगा वो भी, उसके बाद जो बचेगा वो उसका एक्चुअल प्रॉफिट होगा। देखो लिखा ना, वो खर्चा जो सेल्फ ओन फैक्टर है, उसका खुद का घर, उसकी खुद की गाड़ी, उसके खुद के रिसोर्सेज, उसका खुद का स्किल, उसने जो अपने बिजनेस में लगाया, क्योंकि यही यही चीजें अगर वो कहीं और लगाता तो कमाता कि नहीं कमाता, है ना। इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हो, मतलब बेस्ट अल्टरनेटिव यूज, है कि नहीं, क्योंकि यही रिसोर्सेस, यही गाड़ी, यही बंगला, यही स्किल अगर वो कहीं और लगाता तो वहां से उसको मिलता ना कुछ, मगर उसने वहां ना लगाता, वो अपने बिजनेस में लगाया, तो कुछ तो उसको मिलना चाहिए ना उसके बदले में। तो ये ध्यान देना, तो कहीं और लगाता ना, लगाया तो नहीं, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव कॉस्ट। क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या ऐसा बोल सकते हो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, ऐसा लिख लेना, सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, क्योंकि बेस्ट तो यही थी, उसका खुद का बिजनेस, तभी तो यहाँ लगाया। ठीक है, जैसे छोड़ो जान दो, अपनी गाड़ी को बिजनेसमैन अपनी ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर रहा है, तो कहीं और भी चल सकती है ट्रांसपोर्टेशन, वहां क्यों नहीं लगाया, सर यहाँ ज्यादा कमा रहा ना, तो वो उसका सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो इट इज अल्टरनेट अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, चलेगा ना, सेकंड बेस्ट था। जैसे सीए बन जाओगे आप इंशाल्लाह, तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, कंपनी में काम करना 10 लाख रुपए मिलेगा, प्राइवेट प्रैक्टिस करोगे 6 लाख मिलेगा, क्या करोगे। सर एक कंपनी में काम करेंगे 10 लाख, तो ये जो आपने 6 लाख वाली चीज छोड़ी है क्या थी, आपकी सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव,
दैट इज अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। तो वो भी तो इंक्लूड करोगे आप। जब आप कंपनी के पास जाओगे कहते भैया मैं 6 लाख रहा, तो 6 लाख तो वहीं मिल रहे थे मेरे को, तो मेरे को यहाँ 10-12 लाख रुपए दोगे सैलरी, तब मैं काम करूंगा। तो इंक्लूड किया ना आपने उसको, दिखाएंगे नहीं आप उसको अकाउंट में। नॉर्मली अकाउंटिंग प्रॉफिट से कम ही होता है, इम्प्लिसिट कम ही होता है, डेफिनेटली कम होता है ना। जो पैसा लगाया उसने, लेबर लगाया, वो भी तो माइनस करेगा भाई। ठीक है, ये डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्मल एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो आपको मिलने वाला था, रेम्युनरेशन फॉर द लेबर एंड रिवॉर्ड ऑफ रिस्क बेयरिंग फंक्शन। जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट भी होता है कई बार। व्हाट इज दैट मीन? जितना प्राइस उतना कॉस्ट। ठीक है, कुछ नहीं भी मिला तो क्या हुआ, जो पैसे लगाया था फैक्टर के रूप में, गाड़ी के रूप में, उसके तो मिल गए, ऊपर का नहीं भी बचा, जो ऊपर का बचता है ना, वो था आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इट्स लाइक दिस, प्राइस इक्वल्स टू ग्रेटर देन कॉस्ट, सुपर नॉर्मल। सो नॉर्मल में सिर्फ क्या रिकवर हो रहा है आपको? और लेबर एंड कैपिटल। क्या रिकवर हो रहा है आपका? लेबर एंड कैपिटल। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या हो रहा है? उम्मीद से ज्यादा, औकात से ज्यादा, अबो एंड ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। व्हाट इज दैट मीन? सिंपल है यार, 1 करोड़ है ना, 80 लाख रुपए का कॉस्ट हो गया आपका, 20 लाख ही बचे। तो ये कॉस्ट में आपने और क्या इंक्लूड रखा था? इम्प्लिसिट भी। ये हो गई आपकी सुपर नॉर्मल। और अगर 1 करोड़ आपको रिवेन्यू हुआ और 1 करोड़ ही आपका कॉस्ट है, तो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट दोनों रिकवर तो हो गया, बट ऊपर का कुछ नहीं बचा। समझ में आ गया क्या बोला? टोटल कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड रहता है देखो ना, रिवॉर्ड्स टू ऑल फैक्टर्स, लैंड लेबर कैपिटल इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। बोला ना मैंने। और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बोला मैंने आपको? व्हेन टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का है, हर बिजनेस यही कमाना चाहता है। बट बेसिकली अभी फिलहाल लॉकडाउन के फेज में सब इसी पे काम कर रहे हैं। इसमें क्या इंक्लूड है आपका? इम्प्लिसिट कॉस्ट भी, जो आपने खुद के फैक्टर्स लगाए, खुद के एफर्ट्स लगाए, मतलब कुछ ना कुछ तो पैसा आप थोड़ा बहुत कमा ही रहे हो। ठीक है, भूलने का नहीं है। ओके, इनका कहना है हर फर्म प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। क्या पता भैया, ठीक है, नहीं करती, तभी तो मैंने फ्लिपकार्ट का एग्जांपल दिया आपको कि शुरू में गुडविल बनाते हो आप। जैसे जियो ने शुरू में क्या किया, फ्री में बेचा, गुडविल बनी, उससे गुडविल बनी, उसका ब्रांड बना। देखते हैं क्या है, सिक्योरिटी आ जाती है मार्केट में अगर आप ब्रांड क्रिएट कर लेते हो तो। बाहमिल क्या कहते हैं? सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन रेदर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अच्छा, याद रखना, मैं समझा रही हूँ आपको। अगर आपकी सेल्स बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी, ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और इन्वेस्टमेंट आप क्या में करने वाले हो? बिजनेस में। तो ये एक साइकिल की तरह चलेगा। तो इट्स नॉट अबाउट कितना हम कमा रहे हैं, इट्स अबाउट कितना हम बेच रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा बेचेंगे उतना हम कमाएंगे। सिंपल है, जितनी सेल्स उतना प्रॉफिट, दैट इज द बेसिक रूल, इनका ऐसा कहना है। सेल्स कम होगी ऑटोमेटिकली प्रॉफिट कम हो जाएगा। बेसिक बेसिक बिजनेसमैन के साथ तो यही होता है, तो इनकी स्टेटमेंट भूलना मत। प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है, सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा बेचो, तभी तो दुकानदार कोशिश करता है ना कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचूँ मैं। कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस भी दिए इन्होंने, साइट किए। एम्पेरिकल मतलब हिस्टोरिकल एविडेंस, उनका कहना था, है ना, एक एक्सपेरिमेंट के लिए। सेल्स रैंक अहेड ऑफ प्रॉफिट, सेल्स की जो वैल्यू है वो प्रॉफिट से ज़्यादा होती है। ज़्यादा माल बेचो, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करेगा। उन्होंने एक चीज़ पे और जोर दिया, ये कॉमन एक्सपीरियंस है, किसी भी एग्जीक्यूटिव से पूछोगे तो वो ये नहीं बोलेगा मैं कितना कमा के दूंगा, वो कितना बेच के दूंगा बोलेगा कि भाई मैं लेनोवा के लिए काम कर रहा हूँ तो मैं इतने लेनोवा के लैपटॉप बेच के दूंगा, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेल्स इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, तो ऑटोमेटिकली इस पर फर्क पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो सेल्स इंक्रीज करना ही पड़ेगा, बट सेल्स इंक्रीज करते वक्त आपको कॉस्ट को भी ध्यान रखना है। तो सिर्फ बेच ही रहे बट अपने प्रॉफिट ही नहीं कमा रहे तो मतलब नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो 1932 में भी इन्होंने कुछ ज्ञान दिया है, बैरली एंड जीसी ने। बट इन लार्ज बिजनेस कॉर्पोरेशंस, जो अपन ने ऊपर नाम लिखे 4-5, मैनेजमेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम ओनरशिप, तो मैनेजर्स एंजॉय डिस्क्रिशनरी पावर, खुद से अपने सेल्फ ओन डिसीजन लेते हैं वो लोग। सेट गोल्स ऑफ द फर्म दे मैनेज। शेयर होल्डर से थोड़ा पूछेंगे भाई रोजमर्रा के डिसीजन, क्यों पूछेंगे? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? विलियमसन मॉडल क्या कहता है?
द ओनर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी प्रेफर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बट मैनेजर्स मैक्सिमाइज देयर ओन यूटिलिटी फंक्शन सब्जेक्ट टू मिनिमम प्रॉफिट रेदर देन मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या मतलब हुआ? क्या लिखा देखो, मैनेजर्स मैक्सिमाइज देयर ओन यूटिलिटी फंक्शन सब्जेक्ट टू मिनिमम प्रॉफिट रेदर देन मैक्सिमाइज प्रॉफिट। व्हाट इज दैट मीन? उनको पता है कि ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा शेयर होल्डर को चले जाएगा, तो वो कोशिश करते हैं कि प्रॉफिट पे फोकस मत करो, सेल्स पे फोकस करो, उससे हमको बेनिफिट मिलेगा। कौन कह रहा है? मैनेजर्स, है ना? क्योंकि जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा अल्टीमेटली बेनिफिट किसको मिलेगा? शेयर होल्डर्स को। बट मैनेजर्स मैक्सिमाइज देयर ओन यूटिलिटी फंक्शन, वो अपने अब ओन यूटिलिटी अब भी ऊपर अपने पड़े, वो काय पे फोकस करेंगे कि हमको ज्यादा मिले, किस रूप में? सैलरी के रूप में, वेजेस के रूप में, है ना? So they are trying to increase their profit in terms of salary wages by increasing their utility function, कि ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो, ज्यादा से ज्यादा अच्छे डिसीजन लो, rather than striving for the maximization of profit and giving dividends to shareholders। सब अपना अपना देखेंगे ना भाई, अपन ने डिस्कस तो कर लिया इसके ऊपर, खुद ही बोल रहा है ना? पहले वाले में क्या था? फर्म ओन एंड मैनेजमेंट हिमसेल्फ, चलाने वाले खुद ही, तो फोकस क्या पे होता था? आउटपुट पे, कि ज़्यादा बेचो ज़्यादा कमाओ। चलाने वाला देखो, अगर बिजनेस चलाने वाला और बिजनेस को डिसीजन लेने वाला और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने वाला एक ही व्यक्ति है, तो वो तो दोनों पे फोकस करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बेचो, प्रॉफिट तो आना ही है, जो आएगा मेरे पास आएगा। बट अगर आप डिसीजन खुद नहीं ले रहे किसी और को अपॉइंट की, जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो होता है, तो आपको अपना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा फर्म के लिए, या फर्म का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने लिए। सिंपल है ना? यही करोगे आप, है ना? लार्ज जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या बोलती है? यूटिलिटी फंक्शन ऑफ मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव। सिर्फ उनको प्रॉफिट कंपनी का नहीं बढ़ाना, अपना ये तो लिखा ना, इनको तो कमा के देना ही है आप, सेल्स भी बढ़ानी है, ऑफिस भी अच्छे रखने हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्टाफ रखना है अपने अंदर, अंडर देयर सुपरविजन। यानी ये फंक्शंस पे भी फोकस करना हो। शेयर होल्डर के लिए तो काम करना ही करना है। अब सोल ट्रेडर का एग्जांपल देंगे अगर ऊपर जो अपन ने पढ़ा, तो सब डिसीजन उसके अपने लिए रहेंगे, सेल्स प्रॉफिट सब इंडिविजुअल, नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। और जॉइंट स्टॉक कंपनी में तो ऐसा नहीं होगा, जो एग्जीक्यूटिव्स होंगे उनको सबके बारे में सोचना पड़ता है, ठीक है? अपनी यूटिलिटी को बढ़ाएंगे बाय अचीविंग बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉफिट, तो कमाना ही है जो ऊपर लिखा हुआ है ना, साथ में अपने प्रॉफिट पे भी फोकस करना है। साइट एंड मार्च, दैट इज 4 पॉसिबल फंक्शंस ऑफ गोल्स इन एडिशन टू प्रॉपर्टी, नेमली प्रॉफिट के साथ साथ आप क्या और अर्न कर सकते हैं एक बिजनेस में, ये साइट एंड मार्च ने कहा है। प्रोडक्शन गोल, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो, इन्वेंट्री रखो अपने पास में, जितनी इन्वेंट्री रहेगी ना उतना आपको एक जैसे कोरोना जैसे फेज में काम आता है। सेल्स गोल्स एंड मार्केट शेयर गोल। मार्केट शेयर एक ज़माने में नोकिया का 98% 95% था, आज खत्म। अब वीवो ओप्पो ने खत्म कर दिया, एमआई ने खत्म कर दिया। मार्केट शेयर का मतलब होता है कि आपके प्रोडक्ट को कितने लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये तीन चीज़ें रहेंगी, क्या? प्रोडक्शन गोल प्लस आपके उसके रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स, आपका सेल्स और आपका मार्केट शेयर। प्रॉफिट के अलावा इन चीज़ों पे भी अपने को फोकस करना है। कौन ने कहा? साइट एंड मार्च। ये अपने मैनेजर जब सोचेगा जॉइंट स्टॉक कंपनी में, तो अपने बारे में भी सोचेगा कि अपने यूटिलिटी फंक्शन बढ़ाओ, अपनी सैलरी बढ़ाओ, अपनी वेजेस बढ़ाओ। ऐसा करने के चक्कर में वो शेयर होल्डर को नुकसान पहुंचा सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मगर वो अगर शेयर होल्डर के बारे में सोचता है कि उनको भी डिविडेंड देना है, अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है, मैक्सिमम सेल्स करनी है, हो सकता है उसको ऑटोमेटिकली खुद भी फायदा हो जाए। मगर वो कॉन्फ्लिक्ट है, ध्यान रखना। सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी में रहते हो, है ना? सिंपल है। अब सोसाइटी में रहते हो बिजनेसमैन की तरह, सोसाइटी से बहुत सारे फैक्टर्स लेते हो, लैंड, लेबर, कैपिटल। सोसाइटी को पे भी करते हो, फैक्टर पेमेंट, रेंट, वेरियस प्रॉफिट। तो सोसाइटी को आप फिर क्या बना के दोगे उससे? गुड्स एंड सर्विसेज। सोसाइटी आपको क्या पे करेगी उस पर? मनी, प्राइस। तो आप सोसाइटी से कमा रहे हो तो सोसाइटी पे कुछ तो करो, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या लिखा है इसमें? है ना? कोशिश करो कि भैया खराब गुड्स ना दो, अडल्ट्रेबल, है ना? स्टैंडर्ड क्वालिटी के गुड्स रखो हमेशा, ये आपकी जिम्मेदारी है सोसाइटी के प्रति। बहुत सारी कंपनियां देखना, भले थोड़ा महंगा बेचेंगी बट खराब नहीं बेचेंगी। सिर्फ प्रॉफिटिंग पे फोकस मत करो, एंटी सोशल काम मत करो। जैसे मैंने सुना गोंदिया में एक ऐसी दुकान है कि भैया वो खराब क्रीम बेचती है, पर फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी नकली माल, और लोगों को पता ही नहीं। ऐसा होता है। मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की कोशिश करो, जो लोगों से आपकी सोसाइटी बनी है ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा करें, और जो आउटपुट है वो किसी प्रकार का पॉल्यूशन ना क्रिएट करो, एयर वाटर नॉइज। ये भी तो आपकी जिम्मेदारी है भाई। 4R पे फोकस करना पड़ता है आपको, काशिफ सर ने उसी में पढ़ाए थे, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, और क्या था? रिसाइकल। रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल।
ये अपन ने वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड पढ़े, है ना। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी काम करना, कम्युनिटी के अच्छे प्रोडक्ट्स बनाओ रीजनेबल प्राइस पर, है ना। अगर ऐसा नहीं करते हो तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे लॉन्ग टर्म में। पहले रिलायंस नहीं करता था, टाटाज एंड बिरलाज एंड विप्रोज ये सब सालों से करते आए, अब रिलायंस भी करने लगा, फाउंडेशन ट्रस्ट, ये उनको पता है उसके बिना सर्वाइवल नहीं चलेगा। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना, है ना। यानी ऐसा है, अगर आपको मार्केट में आज फॉर एग्जांपल सर्वाइव करना है, सिर्फ प्रॉफिट नहीं पड़ेगा, सीएसआर भी करना पड़ेगा, तब सर्वाइवल होगा, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। समझ में आया क्या बोला मैंने आपको? ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉयज की तरह जुड़ते हैं आपसे, है ना, इन्वेस्टर्स की तरह जुड़ते हैं। क्या बोलता है देखो, उसको उनको अगर आप इग्नोर करोगे तो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। एज एन एंटरप्राइज बहुत रिस्पेक्ट करनी पड़ती है अपने एम्प्लॉयज की, अपने लेबर की, अपने एग्जीक्यूटिव्स की, है ना। ह्यूमन रिसोर्सेस, ट्रेनिंग दो, डेवलपमेंट दो, काम सिखाओ, फैसिलिटी दो, काम दो, पैसा दो, डिफरेंट है, डिफरेंट। फेयर डील, अच्छी सैलरी, अलग अलग लेवल पे, एंट्री फॉल पड़ेगा। क्या बोलता है, सबको इक्वली ट्रीट करो, फेयर रेम्यूनरेशन दो। टेलर क्या बोलता है, नहीं नहीं नहीं, डिफरेंट पीस रेट प्लान, जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा दो, जो बुरा काम करेगा उसको बुरा दो। कोई भी इंप्लीमेंट कर सकते हो बट करो तो। नई स्किल्स, नई डेवलपमेंट, नई चीज़ें सीखो, नया वर्क क्लाइमेट, कि वो मेच्योरली बिहेव करें। फील्ड पे भेजो, बेंच में मत बिठाओ उनको, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करो। हो सकता है कोई अच्छा डिसीजन आ जाए जो आपको अफेक्ट करे, जो उनको अफेक्ट करे, जो बिजनेस को अफेक्ट करे, है ना। और उनको जो भी काम दे रहे हो उसको इंटरेस्टिंग बनाओ, चैलेंजिंग बनाओ। बैठे बैठे वाला काम दोगे उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा। देखो ना टेक्नोलॉजी का यूज़ कितना बढ़ गया है, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इनोवेशन सिखाना पड़ेगा आपको अपने एम्प्लॉयज को। जो लोग बैंकों में जॉब करना चाह रहे हैं आज, उनको आज टेक्नोलॉजी आना चाहिए। तो पुराने लोगों को देखो, आप उनको बोलो लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ करो, अरे बोलेंगे हटे यार, पेपर वर्क ही ठीक है। सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा काम करोगे तो उनसे लॉयल्टी मिलेगी, वफादारी मिलेगी। देश से पैसा कमाते हो, तो देश के प्रति भी तो कुछ जिम्मेदारी है, देश की सरकार के प्रति, देश के लोगों के प्रति। तो आपने तो देखा ही होगा भी लॉकडाउन के फेज में वेंटिलेटर बना के दे रहा है महिंद्रा, टाटा ने वेंटिलेटर बनाने, भाई इतना बड़ा नेचुरल पेंडेमिक आया, नेशनल पेंडेमिक आया, इंटरनेशनल पेंडेमिक आया, तो कुछ तो करना पड़ेगा आपको एज ए बिजनेसमैन। बहुत सारी कंपनियों ने किया, फिल्म स्टार्स ने किया, क्रिकेटर्स ने किया, वेल्दी लोगों ने किया, बहुत सारे लोगों ने सीएसआर किया, क्योंकि सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है। आधार कार्ड की योजना, इन्फोसिस के जो पुराने डायरेक्टर थे नंदन नीलेकनी, उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर, यूपी के साथ मिलकर आधार कार्ड की योजना को इंप्लीमेंट किया था, क्योंकि सरकार के पास में इतना फंड, इतना ह्यूमन रिसोर्स, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती। तो किसी न किसी बिजनेसमैन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मेल एंड फीमेल की फेयर अपॉर्चुनिटी, जो नेशनल प्रायोरिटीज उसके सबसे बनाओ, जो देश को चाहिए वो बनाओ ना, जो बाहर वालों को चाहिए वो क्यों बना रहे हो, ऐसा इनका कहना है। सेल्फ आत्मनिर्भर, दूसरे नेशन से डिपेंड, ये तो अभी करंट टॉपिक चल रहा है। यंग मैन एंड वुमेन, है ना, एज ए इंटर्न्स, एज ए ट्रेनी, स्किल फॉर्मेशन में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर? भाई मल्टीपल गोल्स है, ऐसे ऐसे फुलफिल नहीं होते, करना पड़ता है, मजाक नहीं होता है ना। वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्राइज में कंफ्लिक्ट विद अनदर। अब क्या होता है, जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव मे नॉट बी होली कंसिस्टेंट विद द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग इट्स मार्केट शेयर। जरूरी नहीं है वो बोल रहा है कि आप प्रॉफिट अब ज्यादा कमाना चाहते हो, तो हो सकता है आप उतने ही लोगों को बेच के ज्यादा कमाना चाहते हो, आपको मार्केट शेयर बढ़ाने की उतनी इच्छा नहीं है। कई बार होता है बिजनेसमैन उतने ही लोगों को बेच रहा है बट प्रॉफिट ज्यादा कमा रहा है क्योंकि प्राइस बढ़ा रहा है। अब क्योंकि अब मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी, प्राइसेस कम करना पड़ेगा, जो जो नहीं किया प्राइसेस कम, जो पतंजलि ने किया प्राइसेस कम, थोड़ी बहुत क्वालिटी ठीक ठाक दो, मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। वही हुआ जो सैमसंग ने किया था नोकिया के सामने। और कई बिजनेसमैन वो करना नहीं चाहते, बोले अरे यार भाड़ में गया, कौन क्वालिटी दे यार, जितने लोगों को बेच रहे हो उस पर ज्यादा प्राइस पे बेचो, ज्यादा पैसे कमाओ। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला भी कॉन्फ्लिक्ट होता है कभी कभी। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस विच में कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अब आप बोल रहे हो समाज के लिए अच्छे गुड्स बनाओ क्वालिटेटिव, उसके लिए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होंगे। अब जब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं तब बनने पड़े थे, कुछ ना कुछ तो इकोनॉमिकल सोशल नुकसान होगा, नेचुरल नुकसान होगा, तो फिर सोसाइटी को नुकसान ही हो रहा है ऑटोमेटिक। यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं अपन लोग, है ना। ओके, तो ये अपना क्लियर हो गया। कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो अपन देख लेते हैं क्या है एंटरप्राइज प्रॉब्लम, फिर ये अपना खत्म हो जाएगा। क्या बोलता है लिमिटेशंस, लैक ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, द एंटरप्राइज फंक्शन इज एन अनसर्टेन वर्ल्ड। यस सर, कभी भी कुछ भी हो जाता है, कंज्यूमर की डिमांड चेंज,
जो एंटरप्राइज का फंक्शंस है, जो बिजनेस के फंक्शंस है, वो बहुत अनसर्टेनिटी वर्ल्ड में है। कभी भी कुछ भी हो जाता है यार। ये किसने सोचा था कोरोना, खेल ही खत्म कर दिया। तो अगर आपके पास में सही इन्फॉर्मेशन नहीं है रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू डिमांड, रिलेटेड टू कॉम्पिटिटर्स, आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो इसलिए करंट मंथ या करंट ईयर पे आपको अपना एंटिसिपेशन बिल्कुल परफेक्ट रखना होगा, है ना। सिमिलरली द फर्म मे नॉट नो अबाउट द प्राइस ऑफ ऑल इनपुट and characteristic of all relevant technologies. Under the circumstances, it is very difficult to determine what the profit maximization. आपको यही नहीं पता, ध्यान देना, कि आपकी फैक्टर जो आप यूज कर रहे हो उन सबकी प्राइस क्या होगी। तो फिर कैसे आप अपना प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करोगे, लिखा ना इसमें। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट प्राइस ऑफ लेबर, कितना, कौन से मार्केट में कितना लेबर है। अपन जाते हैं ना एक ही चीज को ढूंढने के लिए 50 जगह, कौन सी दुकान कितने सस्ते में मिलेगी, ये जो लोहा खरीदा है ये कितने का है, एक्चुअल प्राइस कहाँ है कितने का उसका, बहुत दिक्कत वाला काम है। कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा महंगी होगी सस्ती होगी, तो लैक ऑफ, अपन जो खरीदते हैं अपने लगता है वही बेस्ट है। अदर लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि प्रोडक्शन प्राइस मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स इन प्रैक्टिस देयर आर सेवरल लिमिटेशंस फॉर फ्री मोबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। बहुत सारी कमियां हैं। अभी तो देखो ना आप, 7 दिन अभी तो पूरे लॉकडाउन में मूवमेंट बंद था लेबर का, कैपिटल का। क्या लिखा उसमें, ट्रेड यूनियन में प्लेस सेवरल रिस्ट्रिक्शन लगा के रखते हो ऑन द मोबिलिटी ऑफ लेबर, और स्पेशलाइज ट्रेनिंग में भी रिक्वायर्ड टू एनेबल वर्कर्स टू चेंज ऑक्यूपेशन। कभी कभी हम लेबर को बोलते हैं काम सीखो, ट्रेनिंग सीखो, उभरेंगे नहीं, जो कर रहे हो उसी को करने दो। काम सीखने के चक्कर में क्या हमारी नौकरी ना चली जाए, नया सीखने के चक्कर में। बहुत सारी इमरजेंसीज है जिससे आपका प्रॉफिट अचीव करना डिफिकल्ट होता है। ट्रेड यूनियन तो बिल्कुल फोर्स बनाएंगे, नहीं नहीं हम लेबर को मोबाइल नहीं करेंगे, इधर उधर नहीं भेजेंगे। अभी कल के दिन में पढ़ रहा था, कुछ लेबर यूनियन ने कुछ ऑब्जेक्शंस लिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई डिसीजन पे, याद नहीं आ रहा क्या था। इंफ्रास्ट्रक्चर इन फैसिलिटी, अरे बाबा ये तो हम लोग खुल गए, पूरे एक्सपोज हो गए इंडिया। रोड नहीं, बिजली नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, पैसा नहीं, फंड नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं। दिखा ना इसमें, पावर कट्स कंटिन्यू, रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं, कैसे चलेगा, कहाँ से प्रॉफिट कमाओगे तुम। बिहार यूपी क्यों पीछे, ये रीजन। ये तो चेंज होती रहती है ना, फैलने वाली कॉन्टेजियस वर्ड कोरोना से रिलेटेड, ठीक है ना। इतना ज्यादा जुड़ी है सब इकोनॉमीज के, जो वेस्ट में चेंज होगा वो ईस्ट में दिखेगा, जो अमेरिका में आएगा चेंज वो आपको यहाँ इंडिया में भी दिखेगा, है ना। और बहुत ही इमिटेशन होता है, हम लोग एक दूसरे की एक देश दूसरे देश को देख के अपनी डिमांड पे चेंजेस लाता है, होता है कई बार। तो जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी सडन चेंज हो गई, मैंने आपको कई बार पढ़ाया, नोटबंदी, अभी लॉकडाउन का एग्जांपल अपन ने पढ़े थे, सडनली चेंज हुई कि नहीं हुई, कि इधर गुड्स नहीं बनाना, ये प्राइस होंगे, टैक्सेशन होगा, नेशनल कैलेमिटीज आ गई किसी प्रकार की। अभी तो कोरोना से बड़ा एग्जाम्पल ही नहीं है। तो एडिशनल बर्डन आएगा कि नहीं आएगा। अपने प्लान को छोड़ो और सिर्फ कॉस्ट रिकवर कर लो, उतना ही बहुत है ना। अगर फर्म्स को अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है और उनके पास पैसा नहीं है, कुछ लीगल फ्रेमवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, कानूनी कार्रवाई, कानूनी लिमिटेशन, तो कहाँ से आप आगे बढ़ोगे यार, है ना। पैसा नहीं है, कानूनी तौर पर बहुत ज़्यादा दाव पेच है, कहाँ से आगे बढ़ोगे। तो अपनी पॉलिसीज को फिर आपको उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आप जो चाहते हैं वो नहीं होगा, फिर जो पॉलिसी चाहती है जितना पैसा है उतना ही होगा। अब महंगाई आ गई, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, अनफेवरेबल चेंज आ गया है ना, उससे रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ता है, कैपिटल का प्राइस बढ़ता है, लेबर का प्राइस बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, उससे आपके बजट में फर्क पड़ता है। तो ये सब इतने लिमिटेशन है फर्म के पास, बड़ा दिक्कत, स्पेशली कौन से लेबर की बात कर रहे हैं हम लोग, स्किलफुल लेबर। तो फिर क्या होता है, आप उस इंजीनियर को जो अच्छी कंपनी अच्छा प्राइस देगी वो वहां स्विच कर जाएगा। क्लियर हुआ। ये जो प्रॉब्लम थी कौन सी थी मालूम है आपको, एंटरप्राइज एक्शंस में भी कांस्टेंट कुछ लिमिटेशंस हमने पढ़े, जिनसे ये डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं, पॉइंट डिसीजन मेकिंग। अब लोग एंटरप्राइज की कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ प्रॉब्लम थ्रू इट्स लाइफ टाइम टिल इट्स क्लोजर। देखते हैं क्या है पहला ऑब्जेक्टिव। पहले तो हमने बोला भैया, एक आप इकोनॉमिक वर्ल्ड में पढ़ते हो, सोशल वर्ल्ड में पढ़ते हो, पॉलिटिकल कल्चरल एनवायरनमेंट आपके डिफरेंट है। अमेरिका का कल्चरल एनवायरनमेंट डिफरेंट है, अमेरिका का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट है। वहाँ पर कैपिटलिज्म का फोकस है, इंडिया में बोलते सोशलिज्म है बट यहाँ भी पूरा पूंजीवादी है, बेवकूफ बनाने वाला काम है ना। ऐसा कोई बिजनेस नहीं बचा जहाँ रिलायंस घुसा होगा, दिस इज नॉट गुड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द ऑब्जेक्ट ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज कॉन्फ्लिक्ट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द मार्केट। ये तो पढ़ा चुका मैंने ऊपर आपको, ये तो पढ़ा चुका मैं आपको।
ऊपर पढ़ लिया अपन लोगों ने, ये तो दिक्कत होती है, दोनों में स्ट्राइक बैलेंस करना मुश्किल है, क्योंकि आपको मार्केट शेयर बढ़ाना तो फिर ये सब पे फोकस करना पड़ता है। अनदर प्रॉब्लम, लोकेशन एंड साइज, ये अपन ऊपर ही पढ़े। कई बार गवर्नमेंट बोलती है नहीं नहीं शहर के अंदर नहीं होगी मिल्स, शहर के अंदर नहीं फैक्ट्री बनेगी, इतना ही साइज होगा, इतना ही लेआउट होगा। ठीक है ना, कहाँ बनाए प्लांट को जहाँ रॉ मटेरियल हो, वहां से दूर बनाओगे तो फिर इन सब के लिए है ना, या वहाँ फैक्ट्री डाले जहाँ पर लेबर आसानी से आ जाए, ट्रांसपोर्टेशन आसानी से आ जाए, खुद रोड अवेलेबल हो, बिजली अवेलेबल हो। साइज, ये भी एक प्रॉब्लम है। स्मॉल स्केल यूनिट, लार्ज स्केल यूनिट, डेफिनेटली स्मॉल स्केल यूनिट टेक्नोलॉजिकल बर्डन्स को, फाइनेंशियल लिमिटेशंस को झेल नहीं सकता, ये आपको देखना है। उसके मैनेजरियल स्किल लिमिटेड होते हैं, वो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को हायर नहीं कर सकता। मार्केटिंग उसके लिए बस का बात नहीं है कि पैकेजिंग भी करे, लेबलिंग भी करे, एडवर्टाइजमेंट भी करे। तो इसलिए स्वॉट एनालिसिस बहुत जरूरी है। अपनी अपनी स्ट्रेंथ देखो, वीकनेस देखो, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट्स, इसी पे काम चलता है। अ फर्म हैज टू मेक डिसीजन ऑन द नेचर ऑफ प्रोडक्शन, किस प्रकार से प्रोडक्शन करेंगे, कौन से इक्विपमेंट्स यूज करेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, लेबर इंटेंसिव करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव करेंगे, ये सब देखना पड़ता है आपको। उसी में तो डिसाइड होता है कि आपका कॉस्ट क्या होगा, है ना। कितना प्रोडक्शन आप बनाओगे, कम बना के ज्यादा बेचोगे, ज्यादा बना के कम में बेचोगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी थ्योरी है। पार्ले जी, ज्यादा से ज्यादा सेल्स करो, अपने प्रॉफिट आएगा, क्योंकि छोटे छोटे से तो पैकेट होते हैं। और अगर कम बना के ज्यादा बेचना है तो उन्होंने आइडेंसिक बना दिया कि भाई अरे प्रीमियम प्रोडक्ट बना तो कम भी बिकेंगे तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा है ना। अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट्स होते हैं आपके पास में, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन होती है, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, ये टेक्निकल, वो टेक्निकल। उसको चॉइस करना कौन सा सही है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि आपको अपनी कॉस्ट भी देखनी है, एफिशिएंसी भी देखनी है, क्या आप उस टेक्नोलॉजी को झेल पाएंगे, क्या उसका पैसा भी कर पाएंगे। विल बी प्रिपेयर टू एलोकेट फॉर ईच एक्टिविटी। बहुत सारी दिक्कतें भाई, बड़ी मेहनत वाला काम है। फाइनेंस, पैसा, अरे भाई सिर्फ इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इशू नहीं है, फाइनेंस कहाँ से लाएंगे पैसा, कितना अमाउंट ऑफ फंड्स लगेगा, नंबर वन, है ना। लैंड के लिए, लेबर के लिए, कैपिटल के लिए, है ना, मिलेगा ना। टेक्नोलॉजी के लिए कितनी डिमांड होगी आपकी, उसके हिसाब से आप कॉस्ट डिसाइड करेंगे अपने प्रोडक्ट का, क्या प्रॉफिट आप उम्मीद कर रहे हैं कमाने का, है ना, है ना। जो आपकी एग्जिस्टिंग कंपटीशन है उनके मुकाबले आपका क्या प्रॉफिट होना चाहिए, कंपैरिजन टू दैट। कैपिटल स्ट्रक्चर, ये इक्विटी कितना लोगे, डेट कितना लोगे, लोन कितना लोगे, ये बहुत सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अलग अलग, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, जॉइंट इन द फैमिली, पूरा घर का संभाल रहा है, सोल ट्रेडर खुद संभाल रहा है, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का इशू है ना। कि भैया आप क्या करते हो, अच्छा डिवीजन ऑफ वर्क होता है आपका, एक बहुत अच्छी बात ये होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी में कि भैया आपका क्या हो जाता है, सबका काम डिवाइड कर देते हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना, यूनिट, अब पढ़े ना अपने डिवीजन ऑफ वर्क, सबका यहाँ पर क्या, यूनिटी ऑफ कमांड, इनकी बात ये बताएगा, यूनिटी ऑफ कमांड, इनकी बात ये, इनका इनसे नहीं सुनना, इनका इनसे सुनना है, ये हम ऑर्गन में अच्छा एक डिवीजन कर सकते हैं, वन मैन वन बॉस। अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग फंक्शंस के हिसाब से, ठीक है। और सबको अपने लेवल्स, डिसीजन सब पता होने चाहिए, पोजीशंस, कि मेरी क्या अथॉरिटी है, मेरी क्या औकात है, मैं क्या डिसीजन ले सकता हूँ, मेरा क्या कंट्रोल है, शुड बी प्रॉपरली डिफाइंड, सब आपने ट्वेल्थ में पढ़े हो। क्योंकि अगर आपको क्लियरली डिफाइंड रूल्स नहीं पता है तो कैसे डिसीजन लेगा, फिर तो क्लियरली शोन, कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पैकेजिंग, लेबलिंग, एडवर्टीजमेंट, अरे बड़ी दिक्कत, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन, सब मार्केटिंग में आ जाएगा। आज की तारीख में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही है, अच्छी पैकेजिंग करो, माल को बेचो, भले अंदर खराब हो। तो मार्केटिंग के थ्रू आपको पहले पता करना पड़ता है आपका टारगेट कस्टमर कौन है। क्या टारगेट किया ना एप्पल ने, हाले तुम 1.5 लाख का फोन भी खरीदोगे मेरा, वो मार्केटिंग है उसकी तगड़ी, उसका एडवर्टीजमेंट ही ऐसा है, लोअर क्लास मिडिल क्लास को दिखता ही नहीं उस फोन को। तो जितना वो एक फोन से कमाता, बाकी कंपनी तो 4 फोन से कमाती है। 4P फोकस करना, प्रोडक्ट, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, क्वालिटी क्या है आपका, डिजाइन क्या है, यूनिकनेस, ब्रांड नेम, नेस्ले मैगी, इससे बड़ा ब्रांड नेम आज की तारीख में ये टाटा, पैकेजिंग अट्रैक्टिव होना चाहिए, वाह,
वो मिलानो के बिस्किट खा रहा था, मैं अलग ही पैकेजिंग उसकी जबरदस्त, मजा आ गया देख के। और एसोसिएट सर्विस जैसे आफ्टर सेल सर्विस है ना, या जो भी चीज़ें होंगी, कोई आप ऑफर दे रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो। मैंने उस दिन कोई चाय पत्ती खरीदा, मेरे को उसमें बाल्टी फ्री मिली, प्रमोशन। एडवर्टीजमेंट कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो भाई, यूट्यूब के थ्रू कर रहे हो, सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू कर रहे हो, मोबाइल के थ्रू कर रहे हो, टेलीविजन के माध्यम के थ्रू कर रहे हो, रेडियो के थ्रू कर रहे हो, बहुत सारे पर्सनल सेलिंग, डोर टू डोर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स की कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, जाओ डिस्ट्रीब्यूट करो हमारे बिहाफ में। प्राइस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या प्राइसिंग है, क्या डिस्काउंट होंगे, अलाउंसेस, चार टी शर्ट शर्ट खरीदोगे 2 फ्री, क्रेडिट टर्म्स, अगर क्रेडिट में खरीदना है तो नहीं आजकल होता है ईएमआई, जीरो ईएमआई एंड कंसेशन। ये B2B में भी चलता है, B2C में भी चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आज की तारीख में, मालूम है, बहुत बहुत। जोमेटो स्विगी 50% ऑफ, अरे चल भैया खुद पढ़ते हैं, फिर दोनों से क्यों नहीं लेते? सब जो अच्छी सर्विस देगा, जल्दी टाइम पे लाएगा, उसके हिसाब से जाएंगे। कितने आपके आउटलेट हैं, जितनी जगह आप अवेलेबल रहोगे उतना अच्छा है। आपके चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है भाई, रोडवेज के थ्रू आता है, रेलवेज के थ्रू आता है, एयरवेज के थ्रू आता है, इन्वेंट्री, लॉजिस्टिक्स, स्टोर्स, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। आपके रॉ मटेरियल कहाँ अवेलेबल है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, आपकी पैकेजिंग लेबलिंग होगी, माल को लोड अनलोड करोगे। ये 4P जिसने संभाल लिया, चल गई उसकी दुकानदारी। क्लियर है क्या बोला मैंने आपको? और कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, क्योंकि जहां बिजनेस करोगे वहां पर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज भी तो फुलफिल करना पड़ेगा आपको। कंपनी बनाओगे तो उसके लिए इनकॉर्पोरेशन करो, मेमोरेंडम बनाओ, आर्टिकल बनाओ, बहुत सारी दिक्कत। अलग अलग प्रकार के टैक्स पे करो, लिखा ना, कॉर्पोरेट टैक्स पे करो, एक्साइज ड्यूटी पे करो, आपकी मैन्युफैक्चरिंग पे, सेल्स टैक्स पे करो, कस्टम ड्यूटी पे करो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करो, फिर रिकॉर्ड्स को फाइल करो आरओसी के पास में, या जो भी अथॉरिटीज है। बहुत कुछ करना पड़ता है भाई। इतना सब करने आओगे तो दुकान वाला बोलेगा बंद कर देता हूँ भाई अपनी शॉप। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पे फोकस करो कि आपके काम से किसी प्रकार का एनवायरमेंटल नुकसान ना हो। ठीक है, समय समय पे आपको डी लाइसेंसिंग होती जाएगी, तो उसको आप रिन्यू करते जाना। समझ में आया क्या बोल रहे हैं आपको? इंडस्ट्रियल रिलेशन बहुत है। प्रेजेंट डे में देखेंगे तो एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स के बीच में बहुत झगड़े लड़ाई होती है, तो उसको कैसे मेंटेन करना है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको कैसे दूर करना है ना? ये सब चीज़ें आपको फोकस करनी पड़ेगी। जो वर्कर अच्छा काम कर रहे हैं उनको किस तरीके से आगे ले जाना है, बराबर है कि नहीं बराबर है? डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है वर्कर में, ओके? जो ऑर्गेनाइज लेबर है उसके उसकी प्रॉब्लम्स से कैसे डील करना है, क्योंकि लेबर कैसा होता है अपने हिसाब से काम करता है, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको डिसिप्लिन में लाना, बहुत बहुत। और हर लेबर से आपको सेम आउटपुट नहीं मिलेगा, तो जो आपको सही तरीके से काम दिलवा सकते हैं उनको कैसे कॉपरेट रखना, लिखा ना विनिंग वर्कर्स, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करवाना, डेमोक्रेसी रखना, अपना जब उनको लगे उनकी प्रॉब्लम उसको सुनो आप। क्लियर है? जो अच्छा काम करेगा उसको हम किसी प्रकार का क्या देंगे, कंपनसेशन। खत्म, है ना? अपन ने खत्म कर दिए। इसको अच्छे से पढ़ने का जो मैंने पढ़ाया, इसको अगर अपन ने पढ़ लिए, ये कैसा सब थियोरेटिकल पोर्शन है, मगर क्वेश्चन कहीं ना कुछ तो आ ही सकता है। तो इसको पढ़ो, पढ़ने के बाद अपन इसके भी दो लेक्चर और रह गए, 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय।